हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचार अगर हम देखें न्यूज़पेपर में तो जो पहला न्यूज़ है ये एक्चुअल में द इकोनॉमिक्स टाइम्स में है, ये है ना, और उसके ई वर्जन वाले में है। और बाकी के जो है जिसमें ये बात कही गई है कि एक लेख लिखा गया है, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स टाइम्स इकोनॉमिक इशू पे बहुत अच्छा अखबार माना जाता है। उसमें भारतीय किसानों के संदर्भ में जो है पर्यावरण की चुनौती, यानी पर्यावरण अभी देख ही रहे हो कि जो है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक COP28 होना है, तो उस दौरान जो है पर्यावरण अनुकूल कृषि अपनाने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव है। यानी दबाव है क्या मतलब, उनको खुद लगता है जलवायु परिवर्तन और इस तरह की चीज़ों को लेकर कि उनको अपनाना चाहिए। सरकार भी उन्हें मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है, लेकिन उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं और उसको बड़े ही अच्छे ढंग से जो है एक कह सकते हो कि ऐसे फॉर्म में, एक कहानी के फॉर्म में, दो तीन पात्रों के फॉर्म में, जो कि रियल कहानी है, उसके आधार पे इसमें भारतीय किसानों के संदर्भ में समस्याएं और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कैसे उसको निपटना है, इसको दिखाया गया है। ये बहुत दिनों बाद मैं जैसे जब स्वामीनाथन सर का लेख, MS स्वामीनाथन जी जो लिखते थे इस तरह की, उस तरह के लेवल का बहुत ही आसान चीज़ों में जो है भारतीय किसानों को समझाने की, किसानों की समस्याओं को समझाने का लेख है, तो आप इसको मतलब समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है वह है अभी द इंडियन एक्सप्रेस में जो है सिकल सेल एनीमिया का इलाज जो है उसके लिए जो है ब्रिटेन में अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पढ़ा भी चुका है, आप न पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हम उसको भी ब्रीफ कर देंगे। और ये इलाज कैसे उसके लिए हो सकता है, भारत में अपनाने में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो ये ब्रिटेन के लिए है, लेकिन क्या ये भारत के लिए भी संभव हो सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा न्यूज़ जो है, कल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को लेकर एक जो है समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है उनके TCC टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन काउंसिल के द्वारा, जो कि EU, भारत, यूरोपीय संघ, मतलब भारत के अलावा अमेरिका के, या अमेरिका के अलावा केवल भारत के साथ उसका टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन काउंसिल है। उसके तहत जो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उत्पादन, विनिर्माण आदि के क्षेत्र में जो है समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप या माइक्रोचिप जो है ये वैश्विक सप्लाई चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी या रणनीतिक वस्तु के रूप में माना जा रहा है वर्तमान समय में। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए पहले न्यूज़ को देखते हैं। पहले न्यूज़ में जो है एक्चुअल में इसमें एक बताया जाता है कि कोई एक किसान है, वो यूपी के, पूर्वी यूपी का एक किसान है जो मुंबई में टैक्सी चला रहा होता है, और वहाँ पे उससे पूछा जाता है कि वो क्या करता है, तो बताता कि वो किसान है, खेती कर रहा था, लेकिन खेती की समस्या के कारण वो यहाँ आया है। अगर खेती उपजाऊ हो जाए तो यहाँ पे जो वो नरक की ज़िंदगी शहरों में जी रहा है, उससे बेहतर वो अपने गांव में जो है, अपने घरों के आसपास जो है, अपने चारपाई पे, अपने हरे भरे खेतों में अपना जीवन गुजार सकता है, अगर उधर उस दिशा में थोड़ा प्रयास हो जाए। यानी खेती आय, उसको जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने लगे तो। यानी ये बताता है कि किसान कैसे मजबूरी में अपनी कृषि क्षेत्र की समस्याओं को छेड़कर शहरों की तरफ आता है, बेहतर आय के लिए, बेहतर उसके रोजगार के लिए। लेकिन वहाँ पे शहरी जीवन जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना, वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि शहर में महंगाई इतनी ज़्यादा है, चुनौतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि फिर वो कहीं ना कहीं महसूस करता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर उसका कृषि में ही उसका आय, उसका गुजारा हो जाए, बेहतर आमदनी होने लगे, तो वो यहाँ से छोड़ के वहाँ एक आय भी कमा सकता है और एक बेहतर जीवन भी जी सकता है। ख़ास तौर से
कोविड-19 के बाद, यानी जो कोविड महामारी के बाद जैसे बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं न कहीं शहरी जीवन जो है उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है। यहाँ पे चुनौतियाँ उनको महसूस हुई कि जब आपदा आई तो उनको अपना गाँव और अपनी कृषि ही उनको महत्वपूर्ण लगी, या वही उनको संरक्षण दिया, वही उनको बचाने का काम किया। कई सारे तो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे जॉब कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ों को छोड़ के, वह नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है धीरे धीरे लौट रहे हैं। हालांकि ये कुछ एक अपवादिक उदाहरण है जो लौट रहे हैं, इसको लेकर पूरा पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए समझते हैं क्या मामला है। देखिए, वर्तमान में जो है कृषि जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 250 मिलियन या 25 करोड़, मिलियन माने 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 250 माने 25 करोड़, ये भी थोड़ा जानना चाहिए। किसानों और अनौपचारिक मजदूरों की आजीविका का समर्थन करता है, लेकिन खेती कठिन होती जा रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने खेती से जीवन यापन करना मुश्किल बना दिया है। इससे क्या हो रहा है? कर्ज बढ़ रहा है, प्रवासन हो रहा है, यानी लोग खेती छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, जैसे उसकी कहानी जो मुंबई वाले टैक्सी ड्राइवर की है। और कई मामलों में अत्यंत गंभीर स्थिति में आत्महत्याएं भी देखी जा रही हैं। ये है भारत की वर्तमान समय की कृषि की स्थिति। ठीक है, एक तरफ 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पे रोजगार के लिए, और उसमें किसान और अनौपचारिक जो है मजदूर हैं वो आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि का जो स्थिति बढ़ने के कारण जो है लोग कर्ज में फंसते जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, और अत्यंत गंभीर स्थिति में वह आत्महत्या की भी चुनौतियाँ कृषि में देखी जा रही है। और इसमें जो सबसे मुख्य चुनौती क्यों आ रही है? क्योंकि पैदावार गिरता जा रहा है, और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से प्रेरित, चूंकि पैदावार गिर रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो रासायनिक उर्वरक फिर से मिट्टी की पोषक तत्व को कम कर दे रहा है। साथ ही साथ उसके कारण, रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित प्रयोग के कारण कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन, खासतौर से जो मीथेन गैस बन रही है, वो भी जो कि जल भराव वाले धान की खेती की जाती है, धान की खेती के खेत में पानी भरा रहता है, और उसमें जब हम रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन, यानी जो उसमें से जो मीथेन, जो कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में उसकी क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है ग्रीन हाउस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रही, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस प्रदर्शित करने की जो क्षमता होती है वो मीथेन में बहुत ज़्यादा होती है, और वो कहीं ना कहीं धान के खेत इस तरह की चीज़ों से कृषि में दिख रही है। ठीक है, इसमें सब इससे क्या हो रहा है, अब इसका रिस्पांस क्या हो रहा है, ये समस्या आ रही है तो लोग क्या अपना रहे हैं, लोग या सरकार हरित कृषि परियोजनाओं को जो है भारत में जड़ें या स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे परंपरागत रूप से चावल, मक्का, गन्ना, कपास, मूंगफली आदि खेती की जा रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हरित कृषि परियोजनाओं का पैमाना और सफलता, यानी ये कितने बड़े पैमाने पर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा या इसे अपनाया सफल होगा, वो इस पर निर्भर करता है कि यह दृष्टिकोण, यानी ये जो अप्रोच है वो गरीब किसानों की आय कितनी अच्छी तरह रक्षा करता है। यानी हम पर्यावरण अनुकूल कृषि को अपनाने के लिए जो भी ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट अपना रहे हैं वो तब तक सफल नहीं हो सकता है, विशेषज्ञ मानते हैं, जब तक कि वो जो गरीब किसान है, जो छोटे किसान है, जिसकी संख्या भारत में लगभग किसी क्षेत्र में जो है 80% किसान जो है इस तरह श्रेणी में आते हैं, अगर उनकी आजीविका, उनके जो आय में वृद्धि नहीं होगी अगर ग्रीन क्लाइमेट खेती से, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर या ग्रीन उससे, तो मुश्किल है इसको अपनाया ना। ठीक है, ये है हमारा पूरा एक तरह से कह सकते हो कि मुद्दा या सारांश। दो किसानों की कहानी इसमें बताया गया है कि दो किसान हैं। पहले तो जैसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे एशिया विकास बैंक कहता है कि दुनिया भर में चावल जो है 3 अरब लोग से अधिक लोगों के लिए मुख्य भोजन है, जबकि पानी से भरे धान, यानी पानी वाले खेत में जो धान की खेती कैसे की जाती है, धान के खेत में पानी भर के उसमें जो उसको मिट्टी को जुताई करके फिर उसमें जो है धान लगाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि धान के जड़ों को पानी की आवश्यकता हमेशा होती है। ठीक है,
जो इसके कारण जो है खेत जो मीथेन उत्सर्जन है उसका कुल जितना टोटल मीथेन का उत्सर्जन होता है उसका 12% यही जल भराव वाले जो धान के खेत होते हैं उनसे निकलता है, जो कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन का जो है 1.5% के बराबर है। ऐसे में विश्व बैंक का कहना है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी से सबसे अधिक उत्सर्जन होता है। मतलब विश्व बैंक एशिया विकास बैंक का कहना है कि इसी कृषि के कारण एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, यानी जो भारत और इस तरह के साउथ ईस्ट एशियन देश या इस तरह के दक्षिण अमेरिका ये जो देश हैं या अमेरिका आदि जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ से कृषि से उत्सर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जिसका आंशिक कारण क्षेत्र में चावल की खेती यानी धान की खेती में और सिंथेटिक उर्वरकों का यानी रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग है। यानी धान की खेती और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग के कारण जो है हमारी कृषि में जो है मीथेन गैस का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो चावल पैदा या धान पैदा हो जा रहा है ये 3 अरब लोगों के भोजन का मुख्य स्रोत है। ये विडंबना है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में एक उदाहरण बताता है कि भारत वैश्विक स्तर पर चावल के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के किसान की आय धान की पैदावार से जुड़ी होती है। मेन तरह से वहाँ पे जो धान उत्पादन होता है वही किसानों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे वे उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते रहते हैं और पारंपरिक तरीकों से कृषि अपनाने को वो अनिच्छुक दिखाई देते हैं। फिर ये कहानी 2 किसानों की कहानी दिखाता है, यानी बताया कि कैसे एशिया विकास बैंक ने माना कि जो है भारत में जो धान है, दुनिया में जो है धान 3 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए खाद्यान्न है, और लेकिन धान की जो परंपरागत तरीके से खेती की जाती है उससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन की समस्या उत्पन्न होती है। भारत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा धान उत्पादक यानी दूसरा सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश है, वहाँ पे किसानों की मुख्य आय का स्रोत, जो किसानों की आय है उसका मुख्य जो स्रोत है वो धान ही है। इस वजह से किसान धान का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए वो जो परंपरागत तरीके ही अपना रहे हैं और उसमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए समस्या उत्पन्न हो रहा है। इसी संदर्भ में 2 कहानी बताता है कि उत्तरी भारत यानी उत्तर भारत का एक किसान है जितेंद्र सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वह जो है अपने यहाँ धान की जो परंपरागत तरीका है कि उसमें लेव लगा के या पानी भर के उसमें खेती की जाती है, उसकी जगह जो है धान का सीड बो के यानी सीड की बुआई के तहत जो है धान की खेती कर रहे हैं और उसके तरीके से जो है वह कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे किसान में कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर रहे हैं जिससे उनको अतिरिक्त आय की संभावना उनको लग रहा है, क्योंकि एक तो उच्च उर्वरक के उपयोग को छोड़ रहे हैं, दूसरा ये जो क्रेडिट है किसान कार्बन क्रेडिट खेती में इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी व्यापार किया जा रहा है। अब वो धान की पौधों को पानी से भरे खेत में नहीं रोकते बल्कि सीधे मिट्टी में बो देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो मीथेन गैस का उत्पादन कम हो जाता है, दूसरे बुआई का जो समय था वो भी ज़्यादा हो जाता है यानी जल्दी फसलें हो जाती है और उर्वरकों आदि का कम प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से इससे उत्पादन कम होता है लेकिन वो फिर वहीं कार्बन क्रेडिट जनरेट करके उसको बेचने के सक्षम होते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात है कि ये वो लोग कर सकते हैं जो कि पढ़े लिखे जागरूक हों और जिनके पास जिनके पास जो साधन संपन्न हों वो ये वेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो इस तरह से करेंगे कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, यानी किसी न किसी कंपनी से वो या व्यवस्था से वो जुड़ेंगे, ऑडिट कराएंगे और फिर उसको उसमें टेक्निकल पहलू की तरफ जाएंगे। और इसी तरह का एक किसान है, वो कहाँ का है, उड़ीसा का एक किसान है। वो कहता है पूर्वी उड़ीसा का एक चावल का खेत में है, नाम है उसका गुरचरण महंत। वो कहता है कि वो जो है जब उस पर कहा जा रहा है कि आप अभी जैसे देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर बनाया जा रहा है, सरकार कोशिश कर रही है कि जो है किसान बाजरा को उत्पादन करें यानी मिलेट मोटे अनाज का उत्पादन करें, क्योंकि एक से क्या है, एक तो पर्यावरण अनुकूल है और जलवायु के चुनौतियों से भी ये सक्षम है। लेकिन वो किसान कह रहा है कि वो बाजरा या इस तरह की मिलेट को नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको बाजार में आय नहीं मिलेगी। उसके बदले वो कह रहा है कि हम जो है
जो हाइब्रिड धान की किस्म है उसको अपनाएंगे, वो जल्दी तैयार हो जाएगी और उसको बेच के हमें आय मिल जाएगा। और कह रहा है कि मैं बाजार की मांग के हिसाब से चलता हूं। यानी दो किसानों की कहानी, यानी भारत के संदर्भ में दो चीजें, अगर किसान संपन्न है और उसके पास जो है नॉलेज है तो वो उस तरह की चीज़ों को ले रहा है। लेकिन किसान की आय की जहां बात आ रही है, किसान अपने लाख कोशिशों के बावजूद ही अपने जो है परंपरागत कृषि को नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसे में जो समस्या क्या है, वित्तीय समस्याओं ने हरित परिवर्तन पर अंकुश लगा रखा है। ये उस कहानी से समझ में आता है। जैसे कि भारत में जो 80% किसान हैं से अधिक किसान हैं, उनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है, यानी कि वो स्मॉल फार्मर के लेवल में आते हैं। और ये जो 5 एकड़ से कम वाले हैं वो मार्जिनलाइज या स्मॉल फार्मर हैं, उनको इतना ही होता है जिसमें वो अपना किसी तरह से गुजारा कर सकें। वो कहाँ जाएंगे, जो है जो है प्राकृतिक हरित खेती के तरफ और ग्रीन टेक्नोलॉजी के तरफ। तो इसमें क्या है कि कई लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद में उर्वरकों की और कीटनाशकों पर खर्च करते रहते हैं, भले ही कर्ज के भारी बोझ से जूझ रहे हैं। यानी जो ये छोटे किसान हैं, इनको आय चाहिए ही अपने खेती से, क्योंकि खेत की मात्रा कम है। ऐसे में ये कीटनाशक ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्वरक आदि चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे ताकि उनकी खेती उनको आय देती रहे। लेकिन होता क्या है, जब जलवायु परिवर्तन का तो प्रभाव आएगा और जब इनकी खेती तबाह होती है तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2021 का जो आंकड़ा है, 11,000 किसानों ने जो है, इसमें किसान, कृषक और खेतिहर मजदूर ने अपनी जान ले ली। यानी प्रतिदिन अगर एवरेज देखा जाए तो 30 किसान जो है अपनी जान ले लेते हैं, जो है उसमें से दिवालियापन यानी कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण। तो ये एक समस्या है। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास भी बहुत सारा कर रही है, छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए बहुत सारा जो है भारत ने अधिक जलवायु अनुकूल बनाने के लिए भारत जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। एक प्रमुख फसल निर्भरता में कटौती करने के लिए विविधीकरण को भी प्रोत्साहित कर रहा है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के उपयोग को भी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। सिंचाई के लिए गैर सौर ऊर्जा, यानी जितना भी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं वो पर्यावरण अनुकूल के लिए अपना भी रहा है। प्रधानमंत्री ने G20 में जो है दक्षिण में कृषि पर जलवायु सम्मेलन में ये भी बात कही है कि कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाने की बात है। लेकिन इन सब चीज़ें देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी नीति बुनियादी बातों की ओर, यानी पीछे बेसिक जो है खेती और प्रकृति की ओर लौटने और भविष्य की ओर बढ़ने की मिश्रण है। हम प्राकृतिक खेती के साथ साथ प्रौद्योगिकी सक्षम खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सा लेकिन, फिर भी किसी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 5% से भी कम भारतीय किसानों ने टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाया है। हालांकि कई लोग ग्लोबल वार्मिंग के खतरे और पारंपरिक प्रथाओं की बढ़ती लागत से अवगत हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती और बढ़ते खतरे को सभी समझ रहे हैं कि लागत बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। लेकिन वहीं क्या आय की समस्या उनको मजबूर कर रही, केवल 5% से भी कम किसान ही टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है एक संस्था के हैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ के कृषि श्रमिक संघ के संयुक्त सचिव हैं, वो कहा कि किसान जलवायु परिवर्तन को समझते हैं, उन्हें बारिश और सूखे की चिंता है, लेकिन जब तक उनकी समस्याओं को नहीं समझा जाएगा तब तक वे टिकाऊ कृषि को नहीं समझ पाएंगे। और उनकी समस्याएं क्या है? उनकी समस्याएं हैं छोटी जोत, आय का अन्य विकल्प नहीं होना, जो फसलें वो उपजा रहे हैं उसका बेहतर कीमत नहीं। जैसे बताया ना कि बाजरा का कोई नहीं पूछ रहा, बाजार में तो धान हो जाएगा, जैसे अभी उड़ीसा वाले किसान का उदाहरण है। इन सारी चीज़ों को अगर आप दूर कर देंगे तब चीज़ें सक्षम हो पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह का ये है कि किसानों का भूमि से पारंपरिक संबंध है। किसान अपनी भूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहता है। और कोरोना काल के बाद तो बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हो गया है कि कहीं ना कहीं उनका अपना देश, अपना देश मतलब अपना गांव और अपनी माटी ही उनको बुला रही है। और गांव में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ है। गांव में लोगों के पास घर हो गया है, 18 से 20 घंटा बिजली, ज़्यादातर घरों में बिजली आ रही है, पानी से नल आ रहा है। मनोरंजन की जो समस्या थी खास तौर से महिलाओं के लिए, अब उनके पास इंटरनेट के भी विकल्प हो गए हैं। ठीक है, जिनसे अब मोबाइल आदि अब आपको लग रहा है, लेकिन ये भी एक जो है शहरों के तरफ पलायन का, कि गांव में मनोरंजन आदि का कोई साधन नहीं था खासतौर से महिलाओं के लिए।
ठीक है, तो ये सारे विकल्प बन रहे हैं। और साथ ही में कोविड-19 के दौर में तो जो लोगों ने देखा है उसके कारण कहीं ना कहीं लोग एक उस पे हैं, वो चाह रहे हैं कि अगर उनको बेहतर रोजगार मिले तो वो साथ साथ कृषि के साथ वो कर सकते हैं, यानी कृषि के साथ साथ आपको रोजगार के अन्य विकल्प को भी अपनाना पड़ेगा। जैसे अगर अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती है, प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार फलते फूलते हैं, पारंपरिक ग्रामीण जीवन में लौट आएंगे। ये कौन कह रहा है? वही किसान जो इस तरह के, अभी जिससे वो पहला किसान नहीं था मुंबई वाला, वही किसान कह रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था ठीक हो जाता है, प्राकृतिक रूप से उगाए गए फसलों को लाभ मिलने लगता है और परंपरागत हो जाएगा तो वो लौट सकते हैं। इसके लिए किसान आय के अन्य स्रोत भी तलाश सकते हैं, जैसे ग्रामीण नेटवर्क वाली डेयरियों पर दूध का उत्पादन करना, फसल के बीच कमाई में मदद करना और चरम जलवायु से उनकी रक्षा करना। इसी तरह से एग्रीकल्चर के प्रोसेसिंग प्रोडक्ट आदि चीज़ों के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। तो कहीं न कहीं यह निबंध जो है कृषि क्षेत्र के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपनी बात रखता है। इसको पढ़िएगा अच्छे से आप लोग, बाकी हम चीज़ों को समझाए हैं। दूसरा है सिकल सेल इलाज में सफलता। सिकल माने चंद्रमा, सिकल सेल एनीमिया इसका पूरा नाम है, क्योंकि ये बीमारी है, इससे कारण एनीमिया या रक्त अल्पता होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है, जो हीमोग्लोबिन है, वह जो है वो गोलाकार होता है तो बड़े आसानी से फ्लो करता है। और हीमोग्लोबिन आपको पता होगा कि वो हमारे रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, एक प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन, जैसे ये गोला होता है, जैसे ये अभी हीमोग्लोबिन मान लिया ऐसे गोला होता है, तो उसमें जो है अर्धचंद्राकार जो है हो जाता है या गणाशय का आकार का हो जाता है। फिर वो क्या करने लगता है, दूसरे जो आरबीसीज को फ्लो करने में रोकने लगता है, जिससे रक्त अल्पता और उस तरह की समस्याएं होने लगती है। और ये बीमारी जो है कहीं ना कहीं एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी जो जन्म के समय से ही हो जाती है, अर्थात इसका इलाज अभी तक कोई नहीं था। और क्योंकि यह हम जन्म से ही बीमारी लेकर आते हैं, इसका जो है इलाज नहीं था। हाँ, इसके हम लक्षणों को कम करते रहते थे। इसी तरह की बीमारी थैलेसीमिया है, वो भी एक आनुवंशिक बीमारी है, वो भी हीमोग्लोबिन के कम करने से आती है। और ये दोनों बीमारी कहीं ना कहीं बच्चों को या जिसको भी मिलता है उसके माता पिता से मिलता है, वो भी तब जब माता पिता दोनों ही इस रोग से, माने इस जीन के इसमें, यानी इस सिकल सेल या थैलेसीमिया के दोषितपूर्ण जीन को अपने पास रखते होंगे। केवल माता या केवल पिता के पास होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या मामला है चर्चा में। तो ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर ने पिछले ही सप्ताह एक सिकल सेल यानी रोग या और थैलेसीमिया के इलाज के लिए एक जीन एडिटिंग प्रौद्योगिकी यानी थेरेपी को मंजूरी दे दी है। इसमें जो है कहीं ना कहीं जीन एडिटिंग, यानी जीन के एडिटिंग माने किसी चीज़ को काट छाट करना, तो जीन में किसी के व्यक्ति के जीन में काट छाट करके सही करके उस व्यक्ति के वो इस आनुवंशिक बीमारी से बचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं उपयोग जो मिलता है वो है एक जेनेटिक कैंची बोला जाता है, CRISPR-Cas9, जो कि जिसकी खोज 2012 में हुई थी और उसके लिए 2020 में इसके खोजकर्ताओं को नोबेल पुरस्कार मिल गया था। वो जेनेटिक कैंची CRISPR-Cas9 बोला जाता है। इसके जरिए जो है कैसगेवी नामक एक तकनीक है, जिसमें जैसे अभी ये देख रहे थे ना कि जैसे ये है व्यक्ति है, ये रोगी व्यक्ति है, इससे हम एक जो लेते हैं स्टेम सेल, इसी में से स्टेम सेल लेते हैं और यहाँ से उसके जो जीन में, जिस जीन के कारण जो है वो रोग उत्पन्न हो रहा है, उसको काट के निकाल के सही जीन वहाँ पे जोड़ देते हैं और फिर से उसको इसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यही ये पूरी तकनीक है। दिखने में बहुत आसान लग रही है, समझने में भी आसान है कि हाँ भाई एक यहाँ से स्टेम सेल लेंगे और यहाँ से उसको कैंची से काट के, मतलब उसमें एडिटिंग करके सही हो जाएगा और फिर इसको ले जाके मनुष्य में के ब्लड में ट्रांसप्लांट कर देंगे और फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना आसान दिख रहा है, इतना आसान है नहीं, फिर भी है तो यही कार्य यही किया जाता है।
कैसे किया जाता है इसको समझने के लिए, जैसे क्या होता है ना कि जो सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया होता है वो व्यक्ति के जीन में त्रुटि के कारण होता है। जेनेटिक, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसमें जो उसका जीन होता है वो उसके माता पिता से मिलके बनता है, ठीक है। और ऐसे जिसमें जैसे सिकल सेल एनीमिया और उसमें है कि जैसे ये Y है, ये X है। Y किससे आता है? माता पिता से आएगा, और X किससे आएगा? माता से आएगा, ठीक है। X इधर से भी आ सकता है, Y इधर से भी आ सकता है, ठीक है। यानी ये XY और ये XX। XX मतलब फीमेल, XY मतलब मेल। यहाँ से अगर कोई जीन आया, ये भी जो है इसको भी सिकल सेल के लक्षण हैं। सिकल सेल है, लक्षण है या इसको रोग है, इसको भी सिकल सेल के रोग हैं या कोई भी जेनेटिक बीमारी के रोग हैं। तब इनके बच्चों में जो है वह संभावना हो जाती है कि 4 में से 1 बच्चे को जरूर होगा ये सिकल सेल एनीमिया या इस तरह के आनुवंशिक बीमारी। अर्थात अगर हमें बच्चों में रोकना है तो जांच करके जिनमें इस तरह के रोग के लक्षण हो, जरूरी नहीं कि बीमार हो, सामान्य आदमी के पास भी लक्षण हो सकता है लेकिन वह बीमार नहीं होगा। बीमार कब होगा? जब 2 लक्षणों वाले लोग माता पिता अगर मिलते हैं, उनका जो बच्चा होता है उसमें से 4 बच्चे होंगे तो 1 बच्चों में वो लक्षण जरूर आता, वो रोग आ जाएगा, बाकी में लक्षण दिखाई देगा। तो लक्षण कोई इतनी समस्या नहीं है, लेकिन फिर वो दूसरे लक्षण के साथ मिलके फिर वो संभावना बन जाती है। इसीलिए भारत में सरकार ने इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन लाया है, जो कि हमारे कुछ जनजातियों में एक प्रमुख बीमारी होती है। इसमें यही ब्लड टेस्ट करके ये जांच करके प्रमाणित किया जाएगा कि फिर उनकी शादियां जो 2 चाहे लक्षण रखने वाले या जो पेशेंट हो उनकी आपस में शादियां न हो तो धीरे धीरे करके ये समस्या समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर ये समस्या नहीं समाप्त हुई तब तो उसके लिए क्या किया जाता है कि रोगी का जो है से रक्त में एक होता है स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका वो होता है जिससे किसी भी तरह की कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। उसमें से जो कुछ कोशिकाएं होती उसमें से जैसे ब्लड स्टेम सेल से ब्लड बनता है, और ब्लड बनता कहाँ है? बोन मैरो में। बोन मैरो में जो स्टेम सेल होती है, एक तो होता है कि फ्यूटल स्टेम सेल जो कि भ्रूण वाली यानी बिल्कुल शुरुआती स्टेम सेल, उसमें कोई कमी नहीं होती है। बाद में जब वो स्टेम सेल बड़ी होती है यानी विकसित होती है तो वो उसमें समस्या आ जाती है, और उस समस्या का कारण है एक जीन। जैसे देखिए एक जीन है BCL11A नामक एक जीन होता है, जिसके कारण जो फ्यूटल भ्रूण स्टेम सेल होती है वो विकसित होने पे जो है उसमें वो समस्या आ जाती है। तो इसके दौरान लोग क्या करते हैं डॉक्टर की व्यक्ति से वो उसमें भर्ती होता है, उसमें से स्टेम सेल निकालते हैं, और उसके स्टेम सेल में से जो कैंची है ना क्रिप्स9 या कैसगेवी तकनीकी, उसमें काट के यही जो जीन है इसको निकाल के उसको एडिट करके सही जीन से जोड़ दिया जाता है। जो दोषपूर्ण चीज़ है उसको निकाल के उसको जोड़ के रखा जाता है, और जो बाकी उसके बोन मैरो में और जो इस तरह की कोशिकाएं हैं जो वयस्क स्टेम सेल कोशिकाएं हैं, उनको क्या किया जाता है कि धीरे धीरे दवा देकर साफ कर दिया जाता है। और फिर इस कोशिका को, जैसे वो जो दोषपूर्ण सारी कोशिकाएं ब्लड साफ हो जाता है, तो इस सही भ्रूण वाली जो स्टेम सेल है इसको बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। फिर उसका शरीर सही जो है भ्रूण स्टेम सेल कोशिकाओं और सही जो मतलब प्रौढ़ स्टेम सेल ब्लड सेल वो उत्पन्न करने लगता है, और फिर वो अपने आप जो है सब चीज़ें ठीक हो जाती है। यानी जैसे कोई आपके शरीर में ढेर सारा आपकी यहाँ समस्या, जैसे किसी जगह पे 100 लोग हैं, उसमें 2 लोग बुरे हों और एक जगह से बुरे लोग उत्पन्न किए जा रहे हों, तो पहले उसको पकड़ते हैं, उनको सही कर देते हैं और फिर इसको रख लेते हैं। बाकी जो जितने 100 लोगों उसमें छांट वाट के जितने भी गड़बड़ चीज़ें होती सबको निकाल दिया जाता है। फिर इसको उस जगह में डाल दिया जाता है जहाँ से चीज़ें रिप्रोड्यूस होती रहती हैं। तो फिर ये अच्छी चीज़ें रिप्रोड्यूस होने लगती है, तो एक तरह से शरीर के जो दूषित जीन होती है उनकी सफाई हो चुकी होती है।
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों से बचा जा सकता है, जिसमें देखें कि सिकल सेल एनीमिया से 30,000 से 40,000 बच्चे भारत में प्रभावित हैं, और थैलेसीमिया जो इसी तरह की एक रोग है, लगभग 1,15,000 लोग जो बच्चे जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो उपचार की प्रक्रिया बताई दी है, लेकिन इसमें जो चुनौतियां हैं वो ये है कि इसमें अभी जो इलाज की खर्च आ रही है वह $20 लाख यानी लगभग 17 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के इलाज में खर्च आने की उम्मीद है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह के आनुवंशिक बीमारियों में ये है। तो लेकिन जैसे जो इसी तरह के एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं जो भारत में इसी तरह की प्रौद्योगिकी पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना है कि जैसे जैसे इस क्षेत्र में रिसर्च होता जाएगा और ये चीज़ बड़े पैमाने पे होने लगेगी, निश्चित रूप से इसका दाम ड्रास्टिकली रूप से कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, और यह बहुत सारे लोगों को जान बचाने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत और यूरोपीय संघ ने मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के बनाने के लिए मदद के लिए समझौता किया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन काउंसिल बना है, जो 2022 में बना था। प्रधानमंत्री और वहाँ के यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के बीच में समझौता हुआ था। इसकी पहली मीटिंग जो है ब्रसल्स में हुई थी, दूसरी मीटिंग अभी हुई है। वहाँ पे इसमें जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन काउंसिल बना है उसमें 3 समूह हैं। उसमें से एक जो है रिसाइलेंस, सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर है, उसमें ही को लेकर दोनों देशों के बीच में, दोनों यानी यूरोपीय संघ और भारत के बीच में समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए और उसके उस क्षेत्र में रिसर्च के लिए। तो आइए हम समझते हैं कि क्या है। तो भारत और यूरोपीय संघ ने 24 नवंबर को अर्धचालकों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रिसाइलेंट सप्लाई चेन बनाने और नवाचार का समर्थन करने में मदद करेगा। यह जो है इसके लिए इसमें क्या क्या होगा कि विनिर्माण सुविधाओं यानी सेमीकंडक्टर के विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटीज निर्माण करना, उसके लिए जो इन्वेस्ट होगा, ज्वाइंट करेंगे, और ट्रांसफर शेयरिंग की भी चीज़ें इसमें की जाएगी। इससे क्या होगा कि देश में चिप निर्माण के लिए, माइक्रोचिप निर्माण के लिए, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप निर्माण के लिए सरकार एक प्रोत्साहन योजना लाई है, जो $10 अरब, इसको मतलब यह है कि $10 अरब तक जो है इसको व्यापार में जो है इसको बढ़ाना है। ठीक इसके अनुरूप है। ठीक है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो जैसे आपको पता है कि चालक वह होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास होता है, या एक और लेमन की तरह से जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है। जिसमें से इलेक्ट्रिक पास हो जाती है वो चालक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक पास नहीं होती है वो अर्धचालक है। यानी लोहा है या जो धातुएं हैं उसमें से विद्युत पास हो जाती है, यानी वो चालक है। लकड़ी है और इसी तरह की चीज़ें हैं, लकड़ी, मिट्टी और या उसको कह सकते हो कि प्लास्टिक, इसमें नहीं जाती है, ये है कुचालक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से कभी कभी वस्तुएं, कभी कभी इलेक्ट्रिक पास हो जाती है, कभी कभी नहीं पास होती है, उसको बोलते हैं अर्धचालक और सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो होता है अपनी इसी गुण के कारण कि कभी इलेक्ट्रॉन को पास करने यानी धारा को प्रभावित होने देता है, कभी नहीं होने देता है। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के कभी कभी प्रवाह होने और नहीं होने के आधार यानी डिजिटल प्रौद्योगिकी 0 और 1 वाली, उसके आधार पे जो काम किया जाता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। और इसकी देखा जाए तो वर्तमान में जैसे जब हम चौथी कह सकते हो ना कि चौथी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, 4th इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति और स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके कारण ये सेमीकंडक्टर चीज़ों की मांग बढ़ती जा रही है। और सेमीकंडक्टर का महत्व ये है कि आज की दुनिया लग रहा है कि जो है पूरी तरह से जैसे स्मार्ट दुनिया बनती जा रही है। स्मार्ट दुनिया मतलब कनेक्टेड दुनिया। कनेक्टेड किसके? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से। और जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से कनेक्टेड दुनिया है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कंडक्टर या सेमी चिप की दुनिया। ठीक है, उससे देखिए अनुमान बता रहा है मैकेंजी का कि 2030 तक
पूरे विश्व में 1 खरब डॉलर यानी 1000 अरब डॉलर तक का यह सेमीकंडक्टर उद्योग हो सकता है। लेकिन इसका जो 70% जो है वो केवल ऑटोमोटिव यानी जो ऑटोमोटिव उद्योग है, कंप्यूटेशन है, डेटा स्टोरेज और वायरलेस है। जैसे आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं, एडास अपने आप चल रहा है, क्रूज कंट्रोल, ये सब, यानी सब कुछ किस में है? इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। और उसके लिए क्या है? सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। और ऐसे में अभी तक दुनिया जो है सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भर थी, लेकिन कोरोना काल के बाद जैसे चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को रोके रखा, दुनिया को इन सेमीकंडक्टर के लिए, सप्लाई चेन के लिए विकल्प को तलाशना महत्व हो गया। इसलिए जो है ये रणनीतिक वस्तु हो गई, क्योंकि आज देख रहे हैं कि जो हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, या इलेक्ट्रिक वाहन वाला जो आ रहा है, या जो कंप्यूटर है, या जो भी चीज़ है, अगर आप कनेक्टेड दुनिया की बात कर रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ किस पर निर्भर है? इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिवाइस पर। और वो सब कुछ भी निर्भर है सेमीकंडक्टर पे। इसलिए इस क्षेत्र के लिए ये समझौता बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है यही देखिए, भारत यूरोपीय संघ और व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद है, इसी के तहत ये हुआ था। ये पिछले साल 25 अप्रैल को इसको दोनों के बीच में समझौता हुआ है। और भारत के सिवा सिर्फ अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ का इस तरह का समझौता हुआ है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। चलिए, नमस्कार।